गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो हम लोग पूरा पठार कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको एक करके देख लेंगे। उसके बाद मैदान को देख लेंगे। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को देख लेंगे। इतना हो जाए तो काफी है आज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहले देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट कौन से एरिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जानते हैं आप लोग? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का नॉलेज है? बताइए। केरल वाले साइड को पश्चिमी घाट बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट उड़ीसा वाले साइड को। हम्म देखिए, ये भारत है। ठीक है, ये क्या है? गुजरात है। यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी तटीय देश हैं यहाँ पे, मतलब राज्य हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र मिलेगा आपको, गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार यहाँ केरल मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ है, यहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, तो इन सब के पैरेलल जो तटीय, जितने भी तटीय राज्य हैं, इसमें किनारे में एक तटीय मैदान है। ये वाला इलाका क्या है आपका? ये वाला आपका तटीय मैदान है। ठीक है, यहाँ पे आपका तटीय मैदान है। तट से जो बना हुआ है समुद्र, यहाँ पे भी ज्वार भाटा आते हैं, है ना? तो समुद्र से जितने भी आपके क्या बोलते हैं अवसाद है, वो सब आके यहाँ पे जमा होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है? तटीय मैदान का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है आप लोगों का, जो बना रहा हूँ अभी मैं पीले कलर में, ये आप लोगों का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पूर्व साइड है वो क्या आप लोगों का? पूर्वी घाट है। और पश्चिम साइड में है वो क्या है आप लोगों का? पश्चिम घाट है। ठीक है, देखिए ये इसमें ये घाट है। जब मैं बता रहा हूँ ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और ये भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट। ठीक है, तो जब इसमें टकराव हुआ भारतीय प्लेट में यूरेशियन प्लेट का, तो इधर टकराव होगा तो इधर क्या है, इस साइड में दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके लेफ्ट साइड में दबाव बनेगा। तो ये वाला साइड नीचे जाएगा और ये वाला साइड ऊपर की ओर उठेगा, है ना? और ये वाला साइड भी नीचे उठेगा। लेकिन इस जितने भी कोर कोर हैं, जो क्या बोलना चाहिए, कॉर्नर वाला जो रेखा है, इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा दबाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो दबाव उत्पन्न होने के कारण ये ऊपर ऊपर उड़ गए। मतलब अब कैसे बताऊं इसको डिस्प्ले में, ये एक तरह से जमीन की सतह से तनाव के कारण ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ने लगा, है ना? जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये पहाड़ के रूप में, छोटे छोटे पहाड़ के रूप में विस्तृत होकर ऊपर उठ गए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बोल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी है, पश्चिमी घाट क्या होगा, एक स्कंद पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक स्कंद पर्वत। स्कंद पर्वत मतलब क्या समझते हैं?
इसका निर्माण जो है वो भारतीय प्लेट के पूर्व की ओर झुकने के कारण हुआ। जैसे ये यूरेशियन प्लेट था, अब ये यूरेशियन प्लेट इससे टकराया भारतीय प्लेट से, या तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ये इधर की ओर झुका। ठीक है, तो झुका तो यहाँ की जो मिट्टी है वो आगे की ओर बढ़े, और ये क्या बनने लगे, ये पहाड़ की तरह बनने लग गए ऐसे करके झुक के। ठीक है, उसी प्रकार ये जो बीच की मिट्टी है वो इस कॉर्नर पे जाके बढ़ने लग गए, है ना, ऊपर उठने लग गए, तो यहाँ पे भी पहाड़ों का निर्माण हो गया छोटा छोटा। ठीक है, तो ये सब बन के क्या बन गए, आपके उत्तरी, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बन गए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। ये यहाँ पे क्या है, कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती और नर्मदा नदी ये दोनों आके अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं। ठीक है, आ रहे हैं समझ में, पता है कि नहीं है, यहाँ पे ताप्ती नदी अपना जल विसर्जन करती है। ये क्या है, कन्याकुमारी है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो एक चीज देखिए, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ताप्ती के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, पश्चिमी घाट का पूरा। ठीक है, पश्चिमी घाट का एक और नाम क्या है, सह्याद्री। चलिए यहाँ पे पश्चिमी घाट करके टॉपिक लिख लीजिए, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अन्य नाम में लिख लीजिए सह्याद्री। इसे क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये ताप्ती के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक विस्तारित है। तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसकी कुल लंबाई लगभग अनुमानित 1600 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका कितना है, 1600 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, 1600 किलोमीटर। और इसका एक एवरेज हाइट पूछ लेगा आप लोगों को, एवरेज ऊंचाई। ठीक है, तो एवरेज ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, 1100 मीटर है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये इसका एवरेज हाइट लिख लो यहाँ, एवरेज हाइट कितना है, 1100 मीटर है। ठीक है, उसके बाद ये सतत है, लगातार, कहीं पे टूटा फूटा नहीं है। जैसे अब हम लोग पूर्वी घाट में पहुंचेंगे ना, तो पूर्वी घाट इधर से बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं पूर्वी घाट से। ठीक है ना, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर। तो ये जो आपका पूर्वी घाट है वो सतत नहीं है, इसको तोड़ तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, असतत हो जाएगा। लेकिन आपका सह्याद्री जो है वो कैसा है, सतत है। सतत मतलब लगातार, कहीं पे टूटा फूटा नहीं है। ठीक है, ये लगातार मतलब गुजरात से लेके आपके तमिलनाडु तक सतत तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं सह्याद्री को, एक बीच से दो से काट देते हैं ऐसा, और तीन भाग में बांटते हैं। तो ऊपर साइड है उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री। ऊपर साइड है उसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, बीच में है उसको बोलते हैं मध्य सह्याद्री, और वैसी नीचे में है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर, ये तीनों याद रखना, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य सह्याद्री। ठीक है, ये कुल मिला के देखिए, ये उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी सह्याद्री जो ताप्ती नदी की स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ से, एक मिनट। ठीक है, ये ताप्ती नदी है, ये तापी नदी के मुहाने से लेके इसकी, यहाँ कर लो, है ना, गोवा तक इसका विस्तार है। ठीक है, गोवा में घाट प्रभा मालप्रभा नदी है, पता है ना, तो गोवा के घाट प्रभा नदी तक लिख लीजिए, कम से कम घाट प्रभा नदी गोवा में है करके पता चलेगा। तो गोवा के घाट प्रभा नदी तक इसका क्या है, पूरा विस्तार है। ठीक है, और यहीं पे गोवा के घाट प्रभा से लेके कर्नाटक के कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख चोटी है कर्नाटक में, वहां तक आप लोगों का क्या है, मध्य सह्याद्री है। और कुद्रेमुख चोटी से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आप लोगों का दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार है। क्लियर।
इतना में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सह्याद्री के बारे में हो गया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे घाट हैं, ठीक है ना। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, चनकोट्टा। तो इन सबको याद करना है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है इसको याद करना है, ठीक है ना। इसमें प्रमुख चोटियों के नाम को याद करना है, कौन कौन से चोटी प्रमुख है उसको देखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अब देखते हैं। अब इस साइड में जितने भी आपके पहाड़ियां हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तीन, आप लोग चार घाट को याद रखेंगे। घाट मीन्स दर्रा। तो चार दर्रा यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहला, देखिए यहाँ पे दो घाट है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री में दो घाट है। घाट मीन्स दो पहाड़ी क्षेत्र जो कट के रास्ता बन गए हैं, ठीक है ना। तो दो घाट है। सबसे पहले यहां तक लिख लिए। चलिए, सबसे पहला ऊपर में जो घाट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थाल घाट। सबसे ऊपर वाला थाल घाट। फिर भोर घाट, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री में दो घाट है, ठीक है। एक का नाम है पाल घाट और एक का नाम है सेनकोट्टा, ठीक है, सेनकोट्टा। इसको याद रखेंगे, ये चारों याद रहना चाहिए। ये चारों घाट कहाँ पे हैं आपके? पश्चिमी सह्याद्री में है, ठीक है। मतलब सह्याद्री पर्वत में पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। अब ये कौन कौन से जगह को क्या क्या से जोड़ते हैं इसको याद रखिएगा। एक सेकंड, इसको मैं अलग से मैप में ही बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सर पाल घाट मध्य में बोले ना? नहीं नहीं, पाल घाट नीचे में है, मध्य में नहीं है, दक्षिणी उसमें है। दक्षिणी सह्याद्री में है। पाल घाट सेनकोटा दक्षिणी सह्याद्री में है, और भोर घाट और थाल घाट ऊपर में है, ठीक है। मतलब उत्तरी सह्याद्री में। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों का महाराष्ट्र का मुंबई है, मुंबई, ठीक है। तो जो वो, और यहाँ पे आपका पुणे है, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का नासिक है, नासिक, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का पुणे है, ठीक है। तो इस टाइप का है ये घाट। तो यहाँ पे जो घाट है और यहाँ पे एक घाट है, इसका नाम क्या है? सबसे पहले वाले का थाल घाट, ठीक है। इसका है भोर घाट। तो आप लोगों का जो थाल घाट है वो नासिक से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। सॉरी, नासिक से मुंबई को जोड़ता है। और भोर घाट जो है वो किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को, ठीक है, याद रखना। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है। और इसे ही थाल घाट को ही क्या बोलते हैं? मुंबई का प्रवेश द्वार बोलते हैं, मुंबई का प्रवेश द्वार, थाल घाट को, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री में दो है। एक का नाम है क्या? पाल घाट। और एक का नाम है क्या? है सेनकोट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु का क्या है? मदुरई है। मंदिरों का शहर बोलते हैं इसको, है ना, मदुरई को। ये मदुरई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों का क्या? त्रिवेंद्रम है। केरल में क्या है? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो इस त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने का काम कौन करता है? सेनकोट्टा करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का कोयम्बटूर है, केरल का ही यहाँ कोयम्बटूर है। और यहाँ पे क्या है? आप लोगों का कोचीन है, कोचीन पोर्ट वाला जगह है। तो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ने का काम कौन करता है? पाल घाट करता है। इसको क्या लिखूं मैं? यहाँ लिख देता हूँ, ये कोयम्बटूर, ठीक है। और ये कोची है, कोचीन या कोची, है ना। तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ने का काम करता है पाल घाट। और त्र्यंबक त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है सेनकोट्टा, ठीक है। थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। फिर भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना। थाली पकड़ के सुबह, ठीक है ना, थाली पकड़ के सुबह क्या करते हैं? पाल से पूजा करते हैं सूर्य देव की, सूर्य देव की, ठीक है। तो थाली पकड़ के सुबह पूजा करते हैं सूर्य देव की। थाल घाट, स से, सॉरी, भोर लिख लो इसको यार, सुबह क्यों लिखो? थाली पकड़ के भोर में, भोर में सुबह ही होता है ना। तो थाली पकड़ के भोर में पूजा करते हैं सूर्य देव की।
तो थार घाट, भोर घाट, प से फिर याद कर लेना पाल घाट, और स से याद कर लेना सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। क्योंकि देखिए, थाली पकड़ के सुबह मतलब भोर में पूजा करते हैं सूर्य देव की, ये क्रम से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने ट्रिक से याद कर लेना, मैं इस ट्रिक से याद किया हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग कोई भी अपना तरीका से कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सब चीज को याद करने का देखो, ट्रिक बनाना बीच बीच में एक एक चीजों के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना, नहीं तो वो याद नहीं होता है कभी कभी। और जो मतलब कॉन्सेप्चुअल रहता है उसको कॉन्सेप्ट से याद करना सही होता है, और जो रटने वाला चीज है उसको ट्रिक बना के याद करना सही होता है। अब इसमें क्या सीक्वेंस और क्या क्या चीज, इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, इसको तो रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले थाल आएगा, फिर भोर आएगा, फिर पाल आएगा, फिर सेनकोट्टा आएगा, है कि नहीं? तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पश्चिमी घाट, जो आप लोगों का पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। ठीक है, ये अन्नामलई की पहाड़ी पर है। जब अन्नामलई पढ़ेंगे तो बताऊंगा। 2900, सॉरी 2695 मीटर है ये। ये क्या है? आपकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी किसकी? पश्चिमी घाट की। ठीक है ना, याद रखना सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलने से दोदा बेट्टा, जो नीलगिरी में है। ठीक है, ये है 2363 मीटर। ये क्या है? सेकंड ऊंची चोटी, सेकंड ऊंची चोटी। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है ना अनाई मुड़ी, याद रखना। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? सर इसको एक बार और बताइए। अनाई मुड़ी जो है वो अन्नामलाई पर्वत पर है। और ये जो दक्षिण भारत की, मतलब ये जो जितना भी पूरा आपका दक्षिण भारत देखोगे उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो आपका सह्याद्री है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलई। और दोदा बेट्टा जो है वो सेकंड हाईएस्ट चोटी है दक्षिण भारत की। और ये कौन से पर्वत पर है? नीलगिरी में है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जो कि भारत का क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ठीक, देखो अब एक चीज बताओ, इसको मिटा दूं? देखिए, ये आप लोगों का क्या है? पश्चिमी घाट है। अब मानसून इधर से आ रहा है, ठीक है, तो मानसून इधर आएगा तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र कैसे हो जाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये सब अपने पश्चिमी क्षेत्र में ही पानी को रोक देंगे पूरा। तो पश्चिमी क्षेत्र में भरपूर पानी गिरेगा, लेकिन पूर्वी क्षेत्र क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, वृष्टि छाया। ठीक है, और ये जब मानसून लौटते रहेगा ना, उस समय यहाँ पे पानी गिरता है, क्योंकि जब मानसून इधर से जाके निकल जाता है फिर वापस आते रहता है ना, तो ये रोकता है मानसून को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शीतकाल में वर्षा होती है, ठंडी के समय। इसको मैं मानसून में पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो अभी इतना लिख लो कि पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, ऐसा लिख लो। तो यहाँ पे कैसे वनस्पति मिलेंगे? शुष्क मानसूनी वनस्पति मिलेंगे, शुष्क मानसूनी वनस्पति। जबकि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में कैसे मिलेंगे हमको? सदाबहार मानसूनी वनस्पति मिलेंगे, सदाबहार मानसूनी वनस्पति। आया समझ में? पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट के पूर्व क्षेत्र में सदाबहार मानसूनी वनस्पति मिलेंगे, जबकि पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, इसलिए वहां पे पानी की कमी हो जाने के कारण वहां पे हमें शुष्क वनस्पति मिलेगी। आया समझ में? क्लियर है तो यहाँ तक? पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया लिखे है ना यहाँ पे। हाँ, तो पूर्वी क्षेत्र होगा ना, ये क्या होगा? इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट का पूर्व वाला क्षेत्र वृष्टि छाया होगा, यहाँ पे शुष्क मानसूनी आपको जलवायु मिलेगी। और जो पश्चिमी घाट का पश्चिम क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र, इधर क्या होगा आप लोगों को? ये पश्चिम वाला क्षेत्र होगा और ये पूर्व वाला क्षेत्र होगा। तो पश्चिम वाले क्षेत्र में मानसून रुकेगा, क्योंकि उसको बैरियर का काम करेगा ये पश्चिमी घाट। तो वहां पे सदाबहार वनस्पति मिलेगी। क्लियर?
चलिए, अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल भी है। जब हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ महाबलेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है ना। वहां से क्या निकलता है आप लोगों का, कृष्णा नदी निकलेगा, गोदावरी नदी निकलेगा, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है, कावेरी नदी निकलेगा। बहुत सारे नदियों का यहाँ पे उद्गम स्थल है। इसको एक एक करके हम लोग नदी अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। तो इसको एक रूप से ये देख लीजिए कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये सब नदियों का ये क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, पश्चिमी घाट। क्लियर। चलिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग पहाड़ियों को देख लेते हैं, छोटे छोटे, उसके बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। उसके बाद पूर्वी घाट पे आएंगे। मैक्सिमम यही पूछेगा आप लोगों को कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट में चार दर्रे हैं उनके बारे में पूछ लेगा, कौन किसको जोड़ता है। ठीक है। सेकेंड वाला क्या बताया था, कोचीन और कोयम्बटूर वाला, वो वाला में वो पीछे हो गई, थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए तो। देखिए, पाल घाट सबसे पहले क्या होगा, थाली लेके पकड़ोगे, फिर सुबह होगा, भोर होगा, फिर क्या करोगे, पूजा स्टार्ट करोगे। पाल घाट किसका पूजा करोगे, सूर्य देव का, सेनकोट्टा, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर क्या से क्या को जोड़ेगा, नासिक से पुणे को जोड़ेगा, नासिक से मुंबई को जोड़ेगा। ठीक है, ये नासिक से मुंबई को। फिर जो आपका भोर घाट है वो मुंबई से पुणे को जोड़ेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ेगा। फिर उसके बाद पाल घाट है वो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ेगा, कोचीन समुद्र के किनारे है, कोयम्बटूर दूर में, तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ेगा। और तीसरा जो सेनकोट्टा है, चौथा, वो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ेगा, जो तमिलनाडु जाता है, मदुरई, मीनाक्षी मंदिर, त्रिवेंद्रम का पद्मनाभ मंदिर है ना। ठीक है, तो ये मंदिर मंदिर को याद रखो, त्र्यंबकेश्वर, सॉरी त्र्यंबकेश्वर बोल, त्रिवेंद्रम का पद्मनाभ मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो सेनकोट्टा वाला मंदिर मंदिर वाले जगह को जोड़ रहा है, इस टाइप से याद रखो। तो चारों घाट आप लोगों को याद होना चाहिए। एक कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जगह है कहाँ, कर्नाटक में। ये उच्च क्वालिटी का, यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है, इसको याद रखना। हाई क्वालिटी का लौह अयस्क, जैसे बेलाडीला में मिलता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क चार टाइप के होते हैं, जान रहे हो ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। जान रहे हो कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं। तो उसमें मैग्नेटाइट क्वालिटी का मिलता है, ठीक है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्वालिटी का। ठीक। खैर, इसको रहने दो, याद कर लेना लेकिन। कुद्रेमुख में लौह अयस्क के बड़े बड़े भंडार हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट के कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां। इसको मिटाऊं पूरा, रहने दीजिए, यहां से बना देता हूं मैं अलग से। ये यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का पश्चिमी घाट यहाँ तक फैला हुआ है। ये आखिरी में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है ना, दो तीन टुकड़ा में बढ़ गया है ये। फिर ये आप लोगों का क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगा आप लोगों को देखने को, यहाँ एक तो पहाड़ी मिलेगा, यहाँ एक पहाड़ी देखने को मिलेगा, और यहाँ एक पहाड़ी देखने को मिलेगा। टोटल इन लोगों को याद रखना क्रम से। तो ये देखो, मेन रूप से पश्चिमी घाट तो ये है आप लोगों का, पश्चिमी घाट, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है आप लोगों का, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट है ये। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद जस्ट पश्चिमी घाट के बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है अन्नामलाई। ये क्या है, अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद जस्ट नीचे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। इलायची या इसी को बोलते हैं कार्डेमम, इलायची को कार्डेमम बोलते हैं ना। उसके बाद आखिरी में जो आता है उसको बोलते हैं नागर कोडल की पहाड़ी, नागर कोडल की पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए, ये नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के पैरेलल जस्ट नीचे में जो है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पालिनी की पहाड़ी। पालिनी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी के ये नीचे है, नीलगिरी के नीचे, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु में दो पहाड़ी और हैं, तो ऊपर वाले को बोलते हैं जवादी की पहाड़ी, जवादी पहाड़ी। और उसके नीचे वाले को बोलते हैं सेवराय की पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। क्लियर। ये सब पहाड़ियों के नाम को दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये, अब देखो यहाँ पे और दो चार पहाड़ी बना देता हूँ, जिसको आप लोग उसमें पढ़े थे, किसमें, पठार में। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है आप लोगों का, विंध्यन की पहाड़ी। यहाँ क्या है आप लोगों का, सतपुड़ा की पहाड़ी, है कि नहीं। उसके बाद उड़ीसा में यहाँ पे क्या पढ़े थे, इस वाले एरिया में गड़जात की हाँ। पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी बताया था ना। जी इस सर। एरिया में पूर्वी घाट की इस वाला एरिया में कौन सा पठार था, दंडकारण्य का पठार था। इस एरिया में कौन कौन से पठार थे, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, है कि नहीं। चलिए, तो पहले तो इसको आप लोग देख लीजिए, इतना नोट्स में तैयार कीजिए, बनाइए इसको अच्छे से। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक कर्नाटक है, कर्नाटक में भी एक पहाड़ी है, उसको बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी। उसको याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी। ये कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब लिखना एक एक करके। सबसे पहले लिखिए बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक के कौन से जिले में है, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिले में है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी, पहला क्लियर। दूसरा आते हैं नीलगिरी पहाड़ी। यही डिस्क्राइब करता हूँ इसको। चलिए लिखे, नीलगिरी पहाड़ी में प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, लिख ही देता हूँ, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी में लिखो सेकेंड हाईएस्ट चोटी, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। कितना, 2636 मीटर। नाम क्या है, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा, ठीक है। ये याद रखेंगे। दूसरा क्या, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का जंक्शन है ये मिलते हैं। क्लियर। यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन है क्या, ऊटी, ऊटी फेमस हिल स्टेशन है। ऊटी का ही नाम क्या है अब, उटक मंडलम, उटक मंडलम। कहाँ है आपके, नीलगिरी में ही है। ये क्या है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कब बना था, 1986 में बना था, 1986 में। क्लियर। यहाँ पे क्या है, टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा ट्राइब पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब। क्लियर। यहाँ पे क्या पाया जाता है, नील कुरंजी नामक पेड़ पाया जाता है, नील कुरंजी, जिसके जो क्या है, नीले रंग का फूल देती है ना, नीले रंग के फूल, जिसके कारण ये पर्वत पूरा नीला नीला दिखता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रख दिया गया है, नीलगिरी। और यहाँ पे किस टाइप के वन पाए जाते हैं, 16 वन पाए जाते हैं। तो फूल का नाम क्या था? नील कुरंजी, नील कुरंजी, नील कुरंजी। ये हो गया आप लोगों का नीलगिरी की पहाड़ी। अगला लिखिए आप क्या, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई, ठीक है। अब अन्नामलाई की पहाड़ी में सर लिखिए 16 क्या होता है? 16 वन, जो इनका इस टाइप का रहता है ना, जो त्रिभुजीय आकृति के वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोलास वन बोलते हैं। जैसे इधर हमारे साइड क्रिसमस में क्या ट्री बोलते हैं, जैसे।
क्रिसमस ट्री जैसे जो ट्री रहता है उसको बोलते हैं 16 वन, है ना। मतलब शंक्वाकार जिसकी आकृति होती है वो सब क्या कहलाते हैं, आपके 16 वन कहलाते हैं। जो ऊपरी पहाड़ के ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, जिसका हाइट ज्यादा रहता है, वहां पे पाए जाते हैं। चलिए अन्नामलाई में लिखिए, ये कौन से एरिया में है? दक्षिणी सह्याद्री में है। दक्षिणी सह्याद्री में है। यहीं पे क्या है? सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी क्या नाम है उसका? अन्नामलाई। अन्नामलाई। ठीक है। कितना नहीं है इसका मुझे। हाइट? अरे सॉरी, अन्नामलाई तो पर्वत नहीं नाम है, मुझे, अनाई। हाँ। लिखो। यह क्या है? अनाई मुड़ी है। ठीक है। अनाई मुड़ी 2695 मीटर इसका क्या है? हाइट है। और क्या बोलना चाहिए? नीलगिरी के दक्षिण में है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। इन सब चीजों को लिखाने की जरूरत है? चलो लिख लो, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। तमिलनाडु केरल की सीमा पर है। इसमें भी कैसे वन मिलेंगे आप लोगों को? 16 वन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए खाली एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड़ी, जो साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक। बस इसके लिए इतना ही याद रखना। अगला लिखो, कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम, या इसको लिख लो इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी में क्या? अब नाम ही इलायची है तो किस लिए पॉपुलर होगा ये? मसालों के लिए फेमस है। मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? मसालों का बगान कहा जाता है कार्डेमम को। मसालों का बगान कहा जाता है। ठीक है। यहाँ के मसाले इतने प्रसिद्ध थे पुराने जमाने में कि देखो जितने भी भारत पे औपनिवेशिक शासन करने वाले देश आए वो सब पहले कहाँ उतरे? केरल में ही उतरे, क्योंकि उनको केरला में। मसालों का व्यापार करना था, है ना। इसीलिए। ठीक है। यहाँ के देखिए, कार्डेमम की पहाड़ी में एक जनजाति पाई जाती है, इरूला जनजाति, ठीक है ना। और एक जनजाति पाई जाती है, मोपला जनजाति, ठीक है, जो नारियल और कृषि कार्य करते हैं। तो इसको लिख लो, इरूला जनजाति, और एक पाई जाती है मोपला जनजाति। मोपला। हिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जब अंग्रेजों के समय मोपला विद्रोह हुआ था एक, है ना। वो सब कहाँ में है? केरल में पाया जाता है। और ये सब कौन सा कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य। और केरल समुद्र के तट पर है तो और क्या कार्य करेंगे? नारियल की खेती करेंगे। नारियल उत्पादन। ठीक है। तो इतना याद रखिए, इरूला जनजाति और मोपला जनजाति को। यहाँ पे आप लोगों का कार्डेमम हो गया खत्म। ठीक है। सर मछली नहीं पकड़ते हैं समुद्र किनारे? पकड़ेंगे ना, समुद्र के किनारे सब पकड़ेंगे। वो कृषि में सब व्यापार आ जाता है उन लोगों का, जितना भी है सारा चीज। चलिए अगला लिखिए, पालिनी की पहाड़ी। पालिनी की पहाड़ी। पालिनी की पहाड़ी में क्या लिखोगे? यहाँ पे एक शिखर है, ठीक है, इसको लिख लो, वेब दिस्दा। वेब दिस्दा इसका नाम है। ये साउथ इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक है। और एक यहाँ पे हिल स्टेशन है, क्या? कोड़ई कनाल। नाम सुने हो? हाँ सर। ये कोड़ई कनाल हिल स्टेशन पालिनी में है। ठीक है। और क्या बोलें इसको? बस इतना ही याद रखो, इसमें ज्यादा याद करने का कुछ है नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब दो चीज याद रखना, एक नागरकोडल याद रखना, ये कन्याकुमारी तक विस्तृत है करके। और एक हरिश्चंद्र श्रेणी है, वो महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। और नागरकोडल, नागरकोडल ये सह्याद्री का सबसे दक्षिणी भाग है। सह्याद्री, या लिख लो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे
दक्षिणी भाग है। ठीक है, खत्म। अब इतना में आप लोगों को पश्चिमी घाट से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पूर्वी घाट। सर ये हरिश्चंद्र क्या लिखे हैं सर? महाराष्ट्र, नागरकोटल। नागरकोटल। नागरकोटल में पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम भाग जी, जब ऐसे उसके करके ऊपर। पश्चिमी घाट, तो उसका सबसे दक्षिणी भाग है ना। के पश्चिमी ऊपर तो घाट के थोड़ा एम एच, हरिश्चंद्र। महाराष्ट्र भाई, महाराष्ट्र, ये लिख लो, महाराष्ट्र का है हरिश्चंद्र। ठीक है, उसको मैं एम एच लिख दिया था। OR लिखता हूं तो फिर, और मतलब अथवा नहीं बोल देना, ठीक है उड़ीसा। ना, इसका मतलब उड़ीसा है। ठीक, थोड़ा कोड वर्ड को भी याद रखिएगा। कुछ कुछ जगह का DL बोलने से दिल्ली, JH बोलने से झारखंड, CG बोलने से छत्तीसगढ़, MP बोलने से मध्य प्रदेश, WB बोलने से वेस्ट बंगाल। चलिए अगला लिखिए, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ठीक है। तो अब पूर्वी घाट क्या है? यह पूर्ण रूप से अपरदित हो गया है, क्योंकि पूर्वी घाट ऐसे है, और पश्चिमी घाट से सारी नदियां जाके यहाँ बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, है ना। तो ये सब क्या होती है, इसको काट काट दिया है ना, पूर्वी घाट को अपरदित कर दिया गया है, और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को विसर्जित करती हैं, जिस कारण से ये क्या हो गए हैं, पूर्ण रूप से अपरदित हो गए हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट में लिखो, ये अपरदित हो चुका है और क्रमबद्ध लगातार पर्वत नहीं है। लिखो, ये पहाड़ी नदियों के द्वारा अपरदित हो चुकी है, नदियों के द्वारा अपरदित हो चुकी है ना। और ये असतत है, मतलब क्रमबद्ध नहीं है, असतत है, क्रमबद्ध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका एवरेज हाइट क्या है? 600, 600 मीटर इसका एवरेज हाइट है, मतलब पश्चिमी घाट की तुलना में इसका हाइट क्या है, कम है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। देखिए इसमें विवादित होता है, ठीक है ना, एक महेंद्रगिरी भी लिखते हैं, और कई लोग विशाखापट्टनम की चोटी भी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग महेंद्रगिरी को ही पढ़िए। ठीक है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर है इसकी ऊंचाई, 1501 मीटर। और इसको कौन से पहाड़ी में बताया था? जब एक बार एक पहाड़ बताया था क्या? उड़ीसा में सर। उड़ीसा में कौन सा? गडजात की पहाड़ी। ठीक है ना, ये उसी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या बचा? ये, हाँ, इसका विस्तार देख लो, ये महानदी डेल्टा से कहाँ तक है? गोदावरी डेल्टा तक। ठीक है, सर गडजात पहाड़ी पूर्वी घाट का भाग है। हाँ, गडजात पहाड़ी पूर्वी घाट का भाग है, मैं उसमें भी बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था। तो गडजात पहाड़ी बताया था पठार के समय में तो। जी। और वो ठीक है, अब देखो एक चीज ये भारत है लो। नॉर्थ ईस्ट में भी बताए थे सर। नॉर्थ ईस्ट में गडजात की पहाड़ी में बताया ही नहीं हूँ। नहीं गडजात नहीं सर, ये पूर्वी घाट का एक्सटेंशन बताए। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में सर पूर्वी वेस्ट घाट का बंगाल। एक्सटेंशन नहीं बताया था। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मैं बताया था, शिवालिक के हिमालयों का एक्सटेंशन है बताया था नॉर्थ ईस्ट को। छोटा नागपुर के पठार को पूर्वी घाट मतलब वहां तक बताया था मैं आप लोगों को, शिलोंग के पठार तक, जो मालदा गैप से अलग हुआ है करके। हाँ सर हाँ। जी सर। जो मालदा गैप है, उससे क्या हुआ है, छोटा नागपुर का पठार दो भाग में बढ़ गया है, एक शिलोंग का पठार पूर्वोत्तर साइड चला गया है, और छोटा नागपुर का पठार इधर आ गया है। अब मालदा गैप में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से वहां पे एक मैदान का निर्माण हो गया है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, यही तो बताया था। जी सर। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये सब मानसूनी हवाएं हैं। ठीक है, मानसूनी हवाएं कहाँ से एंट्री करती हैं? केरल से एंट्री करती हैं। तो केरल से एंट्री करेंगी तो ये क्या है, आप लोगों का पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट में ये क्या करेगी, रोकेगी ना इसको, रोकेगी कि नहीं रोकेगी?
तो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, पर्याप्त वर्षा मिलता है, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट में लिखो बंगाल की खाड़ी शाखा से पर्याप्त वर्षा होती है, ऐसा लिखो। दो शाखा है मानसून की, एक बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब सागर शाखा। उसको मानसून में पढ़ेंगे। तो अभी बस ये याद रखो कि पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है, पूर्वी घाट में पर्याप्त मात्रा में वर्षा, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। किससे? बे ऑफ बंगाल शाखा से, मीन्स बंगाल की खाड़ी शाखा से ना। मानसून की लिख लो, कम से कम याद रहेगा, मानसून की बे ऑफ बंगाल माने बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है। तो जहां वर्षा अधिक होगा वहां पे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या अधिक होगा, होगी। अधिक होगी, ठीक है ना। जैव विविधता यहाँ पे अधिक होगी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक में यहाँ पे क्या होता है, तमिलनाडु के पास और कर्नाटक के पास उच्च क्वालिटी के चंदन वृक्ष पाए जाते हैं। पुष्पा, पता है कि नहीं? पुष्पा मूवी पूरा हाँ चंदन सर। लकड़ी पे बना है कि नहीं? तो यहाँ पे चंदन की उच्च क्वालिटी की, चंदन की उच्च किस्म की पेड़ पाए जाते हैं, उच्च किस्म की पेड़, ठीक है ना, पाए जाते हैं यहाँ पे। देखो एक फेमस जलप्रपात है पूर्वी घाट में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं होगेन कोक्कल जलप्रपात, ठीक है। होगेन कोक्कल जलप्रपात कावेरी नदी की ओर से बनता है, अपरदन से, ठीक है। तो उसको लिख लो। यहाँ पूर्वी घाट में कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कावेरी नदी होगेन कोक्कल नामक जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है, ठीक है। अति भव्य है बोलते हैं इसको, है ना। भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है, मतलब दक्षिण भारत का नियाग्रा, दक्षिण भारत का नियाग्रा। अब जिसको भी मन लगे उसको नियाग्रा बोल देते हैं, क्योंकि नियाग्रा यहाँ है नहीं, ठीक है ना। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा बोल देंगे, इसको दक्षिण भारत का नियाग्रा बोल देंगे, गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोल देंगे, कावेरी को बूढ़ी गंगा बोल देंगे, किसको क्या बोल देंगे, है ना। तो ये सब चीज याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन याद रखना, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर लगभग है। और ये देखो ये 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना, 1300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जो पश्चिमी घाट क्या था, 1600 मीटर में फैला हुआ था, तो ये 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना महेंद्रगिरी को लेना, कब तक लेना, जब तक एक और ऑप्शन ना आ जाए, विशाखापट्टनम की चोटी, जिसको जीतगढ़ा बोलते हैं, ठीक है। कई लोग उसको लेते हैं 1680 मीटर तो करके, चिन्ना गाड़ा उसको, बोलते हैं ना। हाँ जिंदगढ़ा बोलते हैं उसको, जिंदा गाड़ा या जिंदगढ़ा जो भी बोलो, ठीक है। तो ये है जीतगढ़ा, ठीक है, या जिंदगढ़ा बोल दो। ये आप लोगों का 1680 मीटर का है। लेकिन जब तक ये ना आए आप लोग महेंद्रगिरी को ही टिक मारिएगा। ये कहाँ है, विशाखापट्टनम की चोटी है, वाइजैग में है ना, विशाखापट्टनम की चोटी बोलते हैं इसको, जिंदगढ़ा को, ठीक है। इसको याद रखना अगर आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का होता है खत्म वो पश्चिमी घाट भी, ठीक है। पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद और क्या बच गया, भाबर खादर बांगर, ये सब हो गया। क्या चीज बच रहा है, और तटीय मैदान बच रहा है ना। चलिए तटीय मैदान को एक बार देख लेते हैं। मैदान में एक चीज बताया था आप लोगों को, रेह और कल्लर किसे बोलते हैं, भूड़ किसे बोलते हैं, बताया था। नहीं तो सर। यहीं लिख लो, यहीं लिख लो, रेह किसे कहते हैं, रेह। रेह जब बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा, है ना, और जो नई जलोढ़ मृदा रहता है उसको क्या बोलते हैं, खादर। तो बांगर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई करने पर उसके ऊपर में एक मतलब नमक का परत जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी नमक के परत या गाद को क्या बोलते हैं, रेह कहते हैं। तो लिखो
उत्तर भारत में बांगर भूमि में अत्यधिक सिंचाई से अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपरी परत पर नमक की सतह बैठ जाती है। सतह बैठ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। ठीक है, रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रेह। अब एक लिख लेना भूर। भूर या तो भूड़ बोलते हैं इसको। ठीक है, भूड़। भूड़ किसको बोलते हैं? जब बांगर क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपरदन हो जाता है मिट्टी का, तो उसका ऊपरी परत जो मुलायम परत है वो हट जाता है, तो नीचे नीचे का थोड़ा कठोर परत रह जाता है ना। तो उसी कठोर परत को या पथरीली भूमि सतह को क्या कहते हैं? भूर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो। उत्तर भारत में अत्यधिक अपरदन के कारण पृथ्वी की सॉरी बांगर भूमि की ऊपरी मुलायम सतह क्या बोलना चाहिए? ऊपरी मुलायम सतह अपर्दित हो जाती है ना? अपर्दित होकर हट जाती है तथा अपेक्षाकृत पथरीली या कंकड़पूर्ण है ना, पथरीली भूमि की सतह रह जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? भूर कहा जाता है, या तो भूर या भूड़ कहा जाता है। भूड़ कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा लिख लेना अपने से। क्लियर? रेह और भूड़, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग तटीय मैदान। चलिए, लिख लिए इतना तक? जी जी सर। अगला लिखिए तटीय मैदान। तटीय मैदान ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व और पश्चिम में जो तट रेखा है ना, जैसे ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है ये। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और ये क्या है? भारत है। ठीक है, तो इस घाट के इस वाले एरिया में, ये जो अभी कर रहा हूँ, ये तटीय एरिया में समांतर जो समतल भूमि फैली हुई है, इस भूमि को क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है, और इधर वाला क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? पूर्वी पश्चिमी घाट है। ये घाट है, और ये भी क्या है? घाट है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। और ये क्या है आप लोगों का? प्रायद्वीपीय पठार है कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? तो ये जो आप लोगों के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में जो घाट है, उसके समानांतर पश्चिम एवं पूर्व में फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है? तटवर्ती मैदान कहलाती है। लिख लोगे? लिख लोगे? इसका निर्माण कैसे होता है? सागरीय तरंग। सागरीय तरंग मतलब ज्वार भाटा जो होता है ना, उसके द्वारा उसके द्वारा लाए गए अवसादों से लाए गए अवसादों से और किए गए अपर्दन अपर्दन व निक्षेपण से
निक्षेपण से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण होता है तो जैसे ही समुद्र में ज्वार भाटा आएंगे, जितने भी मतलब अच्छे अच्छे पोषक तत्व होंगे समुद्र के, वो आके किनारे किनारे में इसमें भी जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये भी थोड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है ना, थोड़ा अपेक्षाकृत उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अब वही सब चीजों को क्या बताऊं मैं, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो मानसून के कांटेक्ट में रहता है। पूर्वी तटीय मैदान में अच्छा वर्षा होती है, और पश्चिमी तटीय मैदान का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, क्योंकि मानसून का डायरेक्ट संपर्क होने से वो मानसून पश्चिम में ही गिरा देता है, पश्चिमी भाग का, ठीक है। तो देखो, पूर्वी तट, हाँ एक चीज इसको याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पर्वत हैं वो अपर्दित हो चुके हैं। तो अपर्दित हो चुके हैं, इसके कारण ये चौड़ा हो गया है। और यहाँ के पर्वत अपर्दित नहीं हुए हैं, है ना, तो ये क्या अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। तो इसको लिख लो, ये पूछ सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, क्या लिखना, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, ठीक है। और क्या है इसमें, इसको तो बता दिया जी। वही सब चीज है। अब इसमें बस अब मैदानों के नाम पढ़ेंगे, ठीक है ना। किस किस तट को क्या क्या बोलते हैं, ये सब चीज जान लेना, उसके बाद खत्म। इसमें देखो, पश्चिमी तटीय मैदान का लिखो। पश्चिमी तटीय मैदान में कयाल बोला जाता है, कयाल। जो लैगून झील होता है ना, लैगून झील, लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, कयाल, कयाल कहते हैं। अब लैगून झील किसको बोलते हैं पता है? इसको याद रखना, कयाल किसको बोलते हैं, कयाल पूछ लेगा ना, इसीलिए याद रखना इसको। एग्जाम्पल के लिए केरल का वेमनाथ झील, केरल का वेम्बनाथ झील, इसको याद रखना, वेमनाथ झील, ये कयाल कहलाएगा, ठीक है। देखिए, ये तट है, मान लीजिए कोई भी समुद्र का तट, सॉरी ये तट है, ठीक है। अब यहाँ पे समुद्र एक छोटा सा गेप आ गया, मान के चलो पानी को अंदर ले जाने के लिए, तो यहाँ ले जाता है, और यहाँ पे इस टाइप का क्षेत्र बन जाता है, और यहाँ पे अपने पानी को गड्ढा में जमा कर देते हैं। और अवसादों के कारण ये गेप भी जो है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यहाँ का गेप क्लोज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, पानी भर गया, ठीक है। और इधर समुद्र जब जोर से प्रवाह करेगा तो ये गेप खुलेगा, और उसके बाद इधर से आने के टाइम पानी नहीं निकल पाता है इससे, तो इस गड्ढे में पानी भर जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो तीन ओर से, स्थल से व एक तरफ से सागर से खुला हो जिसका मुंह, उसको बोलते हैं क्या, लैगून झील। तो लिख लो, लैगून झील में लिखो वे झील जो तीन तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, घिरे होते हैं, तथा एक तरफ से समुद्र से मिले होते हैं, एक तरफ से समुद्र से मिले होते हैं, मिले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, लैगून झील। जैसे चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील भी क्या है, लैगून झील ही है, ठीक है ना, उड़ीसा का चिल्का झील, याद रखना। लेकिन इसी लैगून झील को हम लोग पश्चिमी तटीय मैदानों में आएंगे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, कयाल बोल देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलिए, अब हम लोग देखते हैं तटीय मैदानों के नाम किसको क्या बोलते हैं। इसको एक बार देख लो, याद कर लो, फिर उसके बाद प्रमुख बंदरगाहों को देख लेंगे। तटीय मैदान में ही सारे बंदरगाह फैले हुए हैं, ठीक। तो चलिए, ये है आपका, भारत कहाँ गया, गायब हो गया, एक सेकंड।
ये भारत है, ठीक है। अब भारत में ये आप लोगों का क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट। यहाँ का एरिया क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है आप लोगों का? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। अब देखिए, ये जो घाट होते हैं यहाँ यहाँ पे है ना, समुद्र के तटीय मैदान को जगह जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी नाम को हम लोगों को जानना है, कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, गुजरात तट में, तो ये क्या है आप लोगों का? गुजरात है, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात तट। तो गुजरात तट में इसको क्या बोला जाता है? काठियावाड़ बोला जाता है, काठियावाड़ तट। काठियावाड़, काठियावाड़ तट बोला जाता है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। ये एरिया कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? गोवा है, और गोवा से कर्नाटक का बीच है जो, तो गोवा से कर्नाटक तक के बीच को बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट। और ये वाला एरिया क्या है? केरल। ठीक है, तो केरल के तट को क्या बोलते हैं हम लोग? मालाबार तट। ठीक है, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है। तो काठियावाड़ तट कहाँ है? गुजरात के एरिया को बोलते हैं, गुजरात के एरिया को। ठीक है। कोंकण तट कहाँ को बोलते हैं? महाराष्ट्र के एरिया को। कन्नड़ तट किसको बोलते हैं? कर्नाटक और गोवा के एरिया को। ठीक है ना। अब मालाबार किस तट को बोलते हैं? केरल के तट को बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अगला पूर्वी घाट के तटों को देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट में बोलते हैं तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। पूर्वी घाट को अलग कलर से बना देता हूँ, लाल कलर से। ठीक है, ये ये तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। हाँ, आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। यहां से यहां तक को उत्तरी सरकार, इसको आंध्र प्रदेश के तट को। और उड़ीसा के तट को बोलते हैं क्या? उत्कल तट, उत्कल तट। इसको बोलते हैं उड़ीसा के क्षेत्र को। ठीक है, आ गया समझ में? सर इसको फिर से बताइए ना। देखिए, ये गुजरात के एरिया को बोलते हैं हम लोग काठियावाड़ तट। जो आपके तटीय मैदान है, तो उस तट के नाम को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बस इसको याद रखना। तो गुजरात में उस तटीय मैदान को बोलते हैं, गुजरात वाले एरिया का, काठियावाड़ तट। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र वाले एरिया को बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र में जितना तटीय मैदान फैला हुआ है उसको, गोवा और कर्नाटक के पास जितना फैला हुआ है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट। ठीक है ना। अब कर्नाटक की भाषा ही कन्नड़ है, तो कन्नड़ तट। केरल के तट के जो भी भूमि है उसको बोलते हैं मालाबार तट। ये हो गया आप लोगों का पश्चिमी घाट का। अब पूर्वी घाट में देखें तो तमिलनाडु के तट के आसपास के जितने भी तटीय मैदान है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश के आसपास के जितने भी तट है बोलते हैं उसको उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा के आसपास जितने भी तट हैं उसको बोलते हैं उत्कल तट। ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये जो आप लोगों का गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में जो तट है, यहाँ पे समुद्र के पास जाने पर हमें अत्यधिक मात्रा में क्या मिलता है? पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होते हैं। तो लिख लो इसको, पेट्रोलियम खनिज, पेट्रोलियम खनिज की प्राप्ति। बॉम्बे हाई सुने हो ना? बॉम्बे हाई, जामनगर, ये सब रिलायंस का जो, हाँ, पेट्रोलियम शोधन कंपनीज है वहां पे, वो सब यहीं पे हैं। ठीक है ना। तो यहीं पे पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक गैस का भंडार है, लिख लो, प्राकृतिक गैस का भंडार है। ठीक है। चलो अब एक एक करके बंदरगाहों को देख लेते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर? किस तट को क्या बोला जाता है पता चल गया? मिटाऊं इसको? जी सर।
रहने दीजिए, उसको नहीं मिटाता हूँ। यहाँ एक और मैप डालते हैं। चलिए, ये भारत। अब देखिए यहाँ पे ये तट है। अब जितने भी हमको बंदरगाह देखने को मिलेंगे वो कहाँ देखने को मिलेंगे? तटीय क्षेत्र पे ही मिलेंगे ना, जहाँ पे समुद्र पूर्वी से क्षेत्र। उसका कांटेक्ट हो, है ना। पूर्वी पश्चिमी दोनों में मिलेंगे, पश्चिमी। इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बंदरगाह बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो हमारे विदेशी व्यापार के साथ, मतलब जितना भी विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो समुद्र मार्ग के माध्यम से होता है। तो उसके लिए क्या होता है, समुद्रों के लिए पोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाहों को देख लीजिए, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कांडला बंदरगाह। एक मिनट ना। हेलो, क्लास ले तो बाद में लगाते हैं। चलिए, ये बंदरगाह को देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांडला बंदर, गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में यहाँ है कौन सा, कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला गुजरात में, याद रखना। इसे ही एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह बोला जाता है ना, क्योंकि जैसे ही ज्वार भाटा आता है उसी के फ्लो से हम लोग, क्या बोलना चाहिए उसको, नाव क्या बोलेंगे उसको? अरे यार, वो जहाज को क्या बोलते हैं, पानी जहाज को? जलयान। शिप। चलो ठीक है ना। उसी से जलयान को समुद्र के किनारे में लाया जाता है। जैसे ही वहां पे ज्वार भाटा होता है ना, तो ज्वार में ऊपर भाटा में नीचे, तो ऐसे ज्वार भाटा से ही उसको फ्लो दिया जाता है ना। इसीलिए इसको अत्यधिक ज्वार भाटा आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह ये कांडला कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद मुंबई का देखिए, मुंबई में दो बंदरगाह हैं, ठीक है। एक है न्याहा सेवा, निहावा, रुकिए, निहावा सेवा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को, निहावा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी बोलेंगे, ठीक है। इसी को मुंबई बंदरगाह भी बोलते हैं, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब अगला देखते हैं हम लोग गोवा में। गोवा में एक बंदरगाह है, क्या उसका नाम ही गोवा है ना, तो मार्मू गोवा, ठीक है। मार्मू, बहुत फिसल रहा है, मार्मू गोवा। मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है आप लोगों का, गोवा में है, गोवा में, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में ये वाला एरिया है, इसमें है मैंगलोर, मंगलोर पोर्ट है ना। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक है। उसके बाद केरल में कौन सा है, कोचीन, केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है, ठीक है। उसी प्रकार तमिलनाडु में तीन याद रखना था, तमिलनाडु में एक, तमिलनाडु का तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। एक याद रखना एन्नोर, और एक रखना चेन्नई, एक एन्नोर बंदरगाह, इसी को कामराज बोलते हैं ना, कामराज बंदरगाह, ठीक। और एक याद रखना चेन्नई का, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। तो तमिलनाडु में तीन याद रखना, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा है फेमस, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में एक याद रखना, क्या, पारादीप, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक याद रखना, हल्दिया, हल्दिया, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। तो इन सबको याद रखना, ठीक। एक और है ना, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है, इसको याद रख लेना, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का भी बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक।
इतना याद रखेंगे। और क्या बच गया इसमें पढ़ने के लिए, कुछ बचा? तो द्वीप। प्रायद्वीपीय पठन, हाँ द्वीप समूह बच गया, ठीक। चलिए, तो उसको आज ही कर लें कि कल करेंगे? द्वीप समूह को आधा घंटा लगेगा द्वीप समूह पढ़ाने में, करा दूं अभी? तो अभी खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो भारत के द्वीप समूह लिखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना पूरा सबको? अब लिखिए भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। चलिए, तो द्वीप समूह मतलब क्या समझते हैं? जो ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, ठीक है ना? द्वीप कहाँ कहाँ हो सकते हैं? द्वीप सागर में भी हो सकते हैं, महासागर में भी हो सकते हैं, नदी में भी हो सकते हैं, झील में भी हो सकते हैं। जैसे माजुली द्वीप है कि नहीं, वो नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। लक्षद्वीप ये सागर में है। अंडमान निकोबार ये सागर में है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में है, ठीक है ना? तो ये कहीं भी हो सकते हैं। तो लिखो, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से स्थल मंडल से घिरा हुआ क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल मंडल, सॉरी है ना, स्थल मंडल बोल दिया था, जल मंडल से घिरा होता है, क्या कहलाता है आपका? द्वीप कहलाता है, ठीक है, द्वीप कहलाता है। ठीक, ये कहीं भी हो सकते हैं ना द्वीप। द्वीप कहाँ हो सकते हैं? ये सागर में हो सकते हैं, ये महासागर में हो सकते हैं, ये नदी में हो सकते हैं, ठीक है, ये झीलों में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्यों? क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नमी ज्यादा होता है। नमी ज्यादा होगा मतलब वहाँ बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना? वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? अपेक्षाकृत कम और कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, समुद्र तट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पता है कि नहीं है? ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है समुद्र के तापमान में, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। भारत में लगभग 1,000 से अधिक छोटे मोटे बड़े द्वीप हैं मिला जुला के, ठीक है। और देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण जीव जंतुओं के विकास के लिए पर्याप्त इनको माहौल मिलता है, ठीक है। तो उसको भी लिख लो, द्वीपों में जलवायु एक समान होने के कारण यहाँ जीव जंतुओं का विकास अधिक होता है, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, भारत के द्वीपों को दो भाग में बांट देता हूं मैं ऐसा करके। एक क्या? बंगाल की खाड़ी द्वीप, बे ऑफ बंगाल के द्वीप, और दूसरा लिख लो अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, ठीक है। तो अब बे ऑफ बंगाल का द्वीप है जो, वो क्या बताया था मैं? ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, बताया था। हिमालय का ही एक्सटेंशन है, बताया था ना। तो हिमालय म्यांमार में क्या कहलाता है? अराकान योमा कहलाता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यह अराकान योमा पहाड़ी का ही विस्तार है। अराकान योमा पहाड़ी का ही विस्तार है। आया समझ में? तो अब इसमें कौन कौन से द्वीप आएंगे बताओ? बे ऑफ बंगाल साइड में आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, ठीक है। एक न्यू मूर द्वीप है, वो आ जाएगा बंगाल के पास, न्यू मूर द्वीप। इस न्यू मूर द्वीप में पूछ सकता है क्योंकि इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, ठीक है। तो ये न्यू मूर द्वीप आ जाएगा। उसके बाद उड़ीसा का व्हीलर द्वीप आ जाएगा, है ना। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। जहां पे मिसाइल प्रक्षेपण करते हैं ना, मिसाइल मतलब क्या, मिसाइल परीक्षण केंद्र है वो, ठीक है ना। उसके बाद बंगाल का गंगा सागर द्वीप, ये पर्यटन स्थल है, कई लोग घूमने जाते हैं। गंगा सागर द्वीप कहाँ है? बंगाल में है। उसके बाद श्रीहरिकोटा कहाँ है?
श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? जहाँ पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है कि नहीं है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र। ये भी आपका क्या होगा? बे ऑफ बंगाल में होगा। फिर घूमने जाते हो आप लोग कहाँ? रामेश्वरम। तो रामेश्वरम द्वीप यहीं पे है कि नहीं? बे ऑफ बंगाल में। फिर वहीं पे क्या है? पंबन द्वीप है। तो ये सब आपके बे ऑफ बंगाल के द्वीप हैं। ठीक है, उसके बाद अरब सागर साइड में क्या क्या है? गुजरात में दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। और मुंबई में क्या है? एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप है। और आलियावेट द्वीप है। आलियावेट द्वीप। और मुंबई कौन से द्वीप में बसा हुआ है? सालसेट द्वीप में बसा हुआ है। ठीक है ना? तो ये सब याद रखना। ठीक है, ये सारे द्वीप आपके अरब सागर साइड के हैं। सर गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब द्वीप समूह को अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम लोग मुख्य रूप से लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने लायक है। ये कौन कौन से जगह में कौन कौन से द्वीप है याद रखना। चलिए थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखो व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप सर मुंबई किसमें स्थित है बोले? सालसेट द्वीप में है, मुंबई। ठीक है, पहले लिखो व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपके ओडिशा में है। ठीक है, इसका क्या औचित्य है, क्यों इसको पॉपुलैरिटी है? ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अब्दुल कलाम। तो उसी के नाम पर इसका नाम, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यू मूर द्वीप भी वेस्ट बंगाल में है, और गंगा सागर द्वीप पर्यटन की दृष्टि से वेस्ट बंगाल में है। तो न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर, ये दोनों को लिख लो। न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप ये दोनों किस में है? आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। पंबन 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 द्वीप और रामेश्वरम रामेश्वरम द्वीप, ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद लिखिए श्रीहरिकोटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए इसको, है ना? श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर एक झील है। क्या? पुलिकट झील। पुलिकट झील। ठीक है, इस पुलिकट झील के ऊपर में ही क्या है आप लोगों का? सतीश धवन प्रक्षेपण के। अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, चलो लिखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना, 1971 में। यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है ना। यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाएगा? उपग्रहों का। लेकिन व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, याद रखना। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, उससे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। जबकि श्रीहरिकोटा में, जो आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से उपग्रहों का किया जाता है। जितने भी आपका एप्पल उपग्रह हो गया, है ना, और क्या क्या, रोहिणी उपग्रह हो गया, जितने भी प्रकार के सैटेलाइट्स हैं भारत के, वो सब यहीं से आपके प्रक्षेपण किए जाते हैं। ठीक, एक चांदीपुर द्वीप करके याद रखना, वो उड़ीसा में है, वहां भी मिसाइल प्रक्षेपण होता है। ठीक है, चांदीपुर द्वीप ये कहाँ है? उड़ीसा में है, इसको भी याद रख लिए रहना, कभी पूछ दिया तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। ठीक है, चलो एक चीज बताओ, माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली असम। 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 माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में एक तैरती हुई द्वीप है ना? ये असम में है। लिख लो इसको, असम में
ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता हुआ एकमात्र द्वीप, एकमात्र द्वीप क्या है आप लोगों का? माजुली द्वीप है, जो वर्तमान में एक जिला है ना? ठीक है, माजुली जिला हुआ। अब देखते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां तक क्लियर है? कौन कौन से द्वीप उत्तर बंगाल की खाड़ी में और कौन से द्वीप अरब सागर में आ रहे हैं, इतना में क्लियर हो चुका? सर अरब आलियावेट, सागर वाला सालसेट, एक बार और बताइए ना, अरब सागर वाला नहीं लिखवाए थे। अरब सागर में लिखिए ना, दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली, ये तो हमारा एक यूनियन टेरिटरी ही है कि नहीं है? लिखिए उसको पूरा। लक्षद्वीप, एलिफेंटा द्वीप, आलियावेट द्वीप, सालसेट द्वीप, ये सब चीज को लिखिए। आलियावेट द्वीप गुजरात में है, इसको भी लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो। गुजरात में है, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है ना, उस वाले क्षेत्र में आलियावेट द्वीप है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लिखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बेसिक चीज रहेंगे उसको मैं मुंह से बोल लूंगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है? सबसे पहले ये लिखिए, ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है? पहला लिखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा लिखिए इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, कुल 572 द्वीप आसपास हैं। ये भारत का क्या है? यूनियन टेरिटरी है, मतलब क्या? केंद्र शासित राज्य है भारत का, केंद्र शासित राज्य है, ठीक है? केंद्र शासित राज्य है तो इसका एक हाई कोर्ट होगा। ये कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखना, कोलकाता हाई कोर्ट में आता है, ठीक है ना? यहाँ कोई भी केस होता है ना, तो ये लोग लड़ने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट आएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग बिलासपुर जाते हैं, वैसे ये लोग कोलकाता जाएंगे, ठीक है? तो लिखना कोलकाता लिखो या कलकत्ता लिखो, कलकत्ता हाई कोर्ट न्यायालय क्षेत्र में आता है, ऐसे लिख लो, तो न्यायालय क्षेत्र में आता है। तो अंडमान निकोबार में कुछ क्राइम हुआ, कुछ भी परेशानी हुआ, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी, समझे? चलिए, ये अंडमान निकोबार भारत को कब मिला था, किसी को पता है? कि कोई किसको मिला था, किसका था, कौन दिया था, पता है कुछ? याद है जब एक बार 1939 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में फड्डा हो गया था। उसके बाद 1940 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें ये सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाए, नहीं तो वो अध्यक्ष बनने वाले थे। तो फिर उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और उन्होंने अपना खुद का सरकार, अस्थायी सरकार बनाने का प्रयास किया, ठीक है? तो वो कहाँ गए थे? वो इटली जापान साइड गए थे, ठीक है ना? तो वहां से उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए, वहां इटली इटली में मुसोलिनी, हिटलर, इन लोगों का जलवा था, ठीक है ना? तो उसी समय जो फांसीवादी नाजीवादी लोगों के साथ ये मिल गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उसी प्रकार से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो उन्होंने अपना खुद का क्या बनाया था? एक अस्थायी सरकार बनाया था भारत को आजाद कराने के लिए, ठीक है ना? तो उसी समय 1943 में जापान सरकार ने, जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट दे दिया था, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, लिख लो, सौंप दिया था, ठीक है? इनका एक अस्थायी सरकार बनाए थे वहां उस समय, तो उनकी अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। किसने? जापान ने। कब? 8 नवंबर, भी लिख लो, 8 नवंबर 1943 को, ठीक है? आया समझ में? यहाँ पे दो नेशनल पार्क भी हैं, क्या क्या? एक माउंट हैरियट, माउंट हैरियट और हैवलॉक,
माउंट हैरियट और हेवलॉक हेवलॉक द्वीप। ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ के नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज याद रखना, यहाँ पे 5 पीवीटीजी ग्रुप रहते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल भारत में 75 हैं, उनमें से 5 पीवीटीजी यहाँ रहते हैं, उनके नाम भी लिख लो। क्या क्या है, जो जारवा, ठीक है, सोमपेन, सेंटलीज है ना, इसको नॉर्थ सेंटलीज लिख लो, नॉर्थ सेंटलीज। और एक लिख लो ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी। ये 5 यहाँ पे पीवीजीटी ग्रुप रहते हैं। क्लियर? छत्तीसगढ़ में कितने पीवीजीटी हैं? 5। हाँ, और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया 2, तो टोटल 2। 7। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं एक एक करके अंडमान और निकोबार को। ठीक है, तो अंडमान जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है और निकोबार 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ। सबसे पहले अंडमान, ठीक है, तो सर 4 रिपीट भाग में बटा हुआ है अंडमान। ठीक है, फिर ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, फिर यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, उसके बाद एक लिटिल अंडमान। ठीक है, ये अंडमान 4 भाग में बटा हुआ है। सबसे उत्तर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। क्लियर? बीच वाले को क्या बोलेंगे? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। उसके नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और सबसे नीचे वाले को बोलेंगे, ये छोटा है इसलिए लिटिल अंडमान, इसको छोटा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये 4 आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अब सब अंडमान निकोबार में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको याद रखना। सबसे पहले उत्तर, ये मध्य अंडमान सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे पहले तो लिख लो मध्य अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप है। और लिटिल अंडमान में क्या है? सबसे छोटा द्वीप है। और अंडमान का अंडमान का दक्षिणी बिंदु, मतलब अंडमान का दक्षिणी भाग है ये। ठीक है, तो अंडमान का दक्षिणी भाग बोलने से दक्षिणी अंडमान को टिक मत मार देना, लिटिल अंडमान को मारना। ठीक है, चलिए तो अब इस सब अंडमान के एक एक प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको लिखते हैं। सबसे पहले, थोड़ा सा एक ऊपर। सेकेंड, चलिए यहाँ तक लिखिए पीवीटीजीस को, जारवा, सोम्पेन, ओंग्स, नॉर्थ सेंटलीज और ग्रेट अंडमानी। ठीक है, तो देखो उत्तरी अंडमान में जो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है उसको क्या बोलते हैं? सैडल पीक। ठीक है, तो आप लोगों को सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कितना है इसका हाइट? 732 मीटर। यहाँ पे सैडल पीक मिलता है। ठीक है, और एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत में 2 ज्वालामुखी याद रखना, नारकोंडम और बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो उत्तरी अंडमान में है ना? तो लिखिए नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, इसको लिख लो सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ये आपके उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान एक तो सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा जो बैरन द्वीप है वो यहीं पे है, बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बोलने से बैरन द्वीप, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में हम लोग देखेंगे यहाँ की राजधानी, यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। अब इसका नाम हालांकि क्या हो चुका है? श्री विजयपुरम हो चुका है, श्री विजयपुरम। राजधानी का नाम श्री विजयपुरम हो चुका है। ये क्या है? राजधानी है।
तो उस समय अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी, पता है ना, सेलुलर जेल। तो वो अंडमान निकोबार के राजधानी में ही है ना। तो इसको लिख लो, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलस नहीं, सेल्यूलर जेल यहीं पे है। उसका नाम क्या है? अब उसका नाम वीर सावरकर हो चुका है ना, वीर सावरकर जेल का नाम हो चुका है, क्योंकि वीर सावरकर को भी कुछ दिनों के लिए काला पानी की सजा दिए थे। तो इसको लिख लो, काला पानी की सजा, काला पानी। ठीक है, इसी का नाम अब क्या हो चुका है? वीर सावरकर हो चुका है, वीर सावरकर। क्लियर? और ये क्या है? अंडमान का दक्षिणी भाग है या अंतिम छोर है। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्लियर? अब उसके बाद आता है कार निकोबार। यहां तक हो गया? लिख लिया पूरा? अगला लिखेंगे कार निकोबार। तो कार सॉरी, उसके बाद लिखेंगे निकोबार। तो निकोबार में 3 द्वीप याद रखना, एक कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। तो ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा कार निकोबार, यहाँ पे आएगा लिटिल निकोबार, और यहाँ पे आएगा आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके नाम नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, इसका नाम है, ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग कार निकोबार, कार निकोबार। ये छोटा है, इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जो सबसे आखिरी में है उसको बोलते हैं क्या? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब इसमें एक एक चीज को इसका भी देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें चैनल सब देखेंगे। इसमें ग्रेट निकोबार को ही याद रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या तो फिर पार्सन पॉइंट, या तो फिर पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ है? आपके ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और ये निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखो। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। खत्म आप लोगों का, क्या खत्म? द्वीप समूह। अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैनल देख लेते हैं, है ना। ये चैनल्स आप लोगों को याद करना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आ भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चैनल्स के लिए ये हरा कलर। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल को बोलते हैं क्या? ये जो चैनल है, ये अंडमान है ऊपर वाला और नीचे निकोबार। तो ये क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, याद रखना। और मुख्य रूप से अगर अंडमान में भी पूछे तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल, ए सॉरी, अरे रे रे रे, मैं गलत कर दिया, यहाँ होगा है ना 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है क्या? 10 डिग्री चैनल। ठीक, उसके बाद एक चैनल है सैम्बेरो चैनल। सैम्बेरो चैनल क्या करता है? कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो ये कार निकोबार और ये लिटिल अंडमान, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? सैम्बेरो चैनल, सैम्बेरो चैनल। इसको याद रखना। ये क्या करता है? कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है, सैम्बेरो चैनल। ठीक है, उसी प्रकार है एक डंकन पैसेज या डंकन पास। ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो ये वाला, ये ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? डंकन पास, डंकन। एक सेकेंड, लिखते रहिए आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको। ये है आप लोगों का डंकन पास, डंकन पास। डंकन पास किसको किसको अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का है एक द्वीप, ये वाला, ये द्वीप, ये क्या है आपका? सुमात्रा द्वीप। इसको लिख देता हूं मैं, सुमात्रा द्वीप। ये किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया। हम्म, तो यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। कौन? ग्रेट चैनल।
ठीक है, आ रहा है ना सारा चैनल याद रखना है, कौन से द्वीप में कौन कौन से चीजें हैं उसको याद रखना है। नारकोंडम कहाँ है, बैरन द्वीप कहाँ है, सेलुलर जेल कहाँ है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है ना, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ है, ये सब याद रखना। तो ये है आप लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा। तो एक बार चैनल रिपीट करेंगे क्या? चलिए, सबसे पहले देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल, जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। एक है डंकन पास, डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, डंकन पास यहाँ पे। ठीक है, ये जो अभी पेन चला रहा हूँ वो है डंकन पास। ठीक है, ये क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। उसके बाद याद रखना, कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाला है सैम्बेरो चैनल, कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करने वाला है सैम्बेरो चैनल। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल जो अभी पेन चला रहा हूँ, ये ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, भारत के ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप के, मतलब इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ये चारों को याद रखना। और एक है कोको चैनल, वो ऊपर में है, तो अभी मैं बना के बताता हूँ यहाँ पे। ये पीवीजीटीस लिख लिया आप लोग, पीवीटीजीस जितना भी है। जी। रुकिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का इतना सारा हो गया, यहाँ तक देख लिए। अब यहाँ देखिए, एक अंडमान के जो उत्तरी अंडमान के उत्तरी भाग में भी एक और द्वीप है, इसका नाम बोलते हैं लैंड फाल द्वीप, लैंड फाल, लैंड फाल द्वीप बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर में क्या है, यहाँ पे म्यांमार है, ऊपर में म्यांमार है। तो म्यांमार में एक द्वीप है, इसका नाम बोलते हैं कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप बोलते हैं। तो कोको द्वीप को जो अलग करता है उत्तरी अंडमान, ठीक है ना, ये सॉरी लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप को अलग करने वाले चैनल को क्या बोलते हैं, कोको चैनल बोलते हैं, इसको भी याद रखना, कोको चैनल। क्लियर? तो ये आप लोगों का पूरा ब्यौरा है इसका, अंडमान निकोबार का। और इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा आप लोगों को, पूरा इसको सर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बोलिए। फॉल द्वीप जो बोले वो किसके अंतर्गत आता है? कौन सा द्वीप किसके अंतर्गत? म्यांमार, म्यांमार। नहीं, लैंडफॉल द्वीप भारत के अंतर्गत आता है, अंडमान के अंतर्गत आता है। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के अंतर्गत आता है। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करने वाले चैनल को बोलते हैं कोको चैनल। अगर म्यांमार से म्यांमार को अलग करता तो अपने को क्या मतलब रहता उसको पढ़ने से। ठीक, जी। तो अंडमान निकोबार में कोई परेशानी और दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग, आज ही करें लक्षद्वीप को भी कि कल करेंगे? कल सर। कल करते हैं लक्षद्वीप को, ज्यादा लोड हो जाएगा आप लोगों को, इतना नोट्स तो बना लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, लक्षद्वीप के साथ साथ फिर हम लोग नदी अपवाह तंत्र, नहीं सॉरी, दर्रा बच गया था ना, तो कल दर्रा सबको करा दूंगा, जितने भी दर्रे हैं उसको, और द्वीप समूह को करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नदी अपवाह तंत्र को स्टार्ट कर देंगे कल। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आप लोगों को, इसको देख लीजिएगा, ये जो मैं इसका जो बनाया हुआ हूँ उसको, है ना, अभी पीडीएफ भेज देता हूँ, इसको देख के बना लीजिएगा। चलिए फिर यही क्लास खत्म करते हैं आज का। सर थैंक यू आंसर। सर। कल मिलते हैं फिर, नहीं आज रात को मिलेंगे इतिहास के क्लास में। ठीक है, कहाँ तक हो गया है हिस्ट्री हम लोगों का? प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करना है ना आज से, जितने भी आ, जानने के स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, धार्मिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, ये सब चीज हो चुके हैं ना। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, सबको टाटा, गुड बाय, फिर